नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अक्सर औकात असल लड़ाई किसी दूसरी जमात से या अपोजिशन के साथ और हुकूमत के दरमियान में नहीं होती, बल्कि कई बार एक जमात के अंदर भी कभी कभार ऐसी कशमकश पैदा हो जाती है जिसका असर उस जमात के बयानिए और उस जमात की जो ओवरऑल सियासत होती है उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। और सियासी बहरान से जब कुछ सियासतदान गुजर रहे हों, सियासी जमात गुजर रही हो, तो अंदर की जो क़यादत है, हिकमत अमली है, बयानिया है, उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आने लगती हैं और इसका नुकसान उस सियासी जमात को और उसके बयानिए को बड़ी हद तक होता है। और यही मंजरनामा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जहाँ कन्फ्यूजन नज़र आती है, जमात के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदी नज़र आ रही है और उसका वाज़े जो असर है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पड़ रहा है, क्योंकि जमात के अंदर बहुत से ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि बानी पीटीआई को रिहाई करवाया जाए और उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो वो किया जाए। मगर जहाँ तक ये एक सियासी और अखलाकी सवाल बन चुका है, लेकिन ये जो बयानिया है उनकी रिहाई का तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और कोई भी अभी तक का जो प्लान है, कोई भी अभी तक की जो इनकी हिकमत अमली है वो कारगर साबित नहीं हो रही है। सियासत का उनकी जो है मरकज़ी नुक्ता है ही यही और इसी बयानिए के गिर्द पूरी पार्टी घूमती है। अगर इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो माजी के हैं अली अमन गंडापुर, उनकी बात की जाए तो उन पर भी सबसे बड़ा एतराज़ यही होता था कि वो बयान तो देते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते, ख़ास तौर पर उनकी रिहाई के हवाले से। और उनकी जगह फिर लाया गया जनाब सुहेल आफरीदी साहब को। उम्मीद तो बड़ी की जा रही थी कि जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए थे, ख़ास तौर पर आपकी शहादत की बातें करना शुरू कर दी थी सुहेल आफरीदी साहब ने, लेकिन अब ये तासुर बाहर भी और ख़ुद पार्टी के अंदर भी उभर रहा है कि वो भी बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में उतने फ़ाल या जारहाना अंदाज में किरदार अदा नहीं कर रहे जितने पार्टी के सख्त गिर हल्के उनसे तवक्को कर रहे थे। और अब तो ये भी सवाल सियासी हल्के उठा रहे हैं कि आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाकई सीरियसली संजीदगी के साथ कोई अमली जद्दोजहद करना भी चाह रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। और वो जो उन पर एक तनकीद भी होती है टिकटॉक की कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए वो ऐसे बयान देते हैं और अपने सिर्फ वीडियोस बनवाते रहते हैं। अब एक उन्होंने जनाब ऐलान किया था एक फ़ोर्स बनाने का, रिहाई फ़ोर्स पीटीआई की, और उन्होंने कहा था सारे धड़े जो हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे, लाखों की तादाद होगी। लेकिन जनाब वो आइडिया भी करना पड़ गया है। मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला केपी जो है वो तमाम इन बातों पर क्या बयान देते रहे, ज़रा पहले ये सुनिएगा। हम पुरअमन जदोजहद करेंगे, हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा एक कतरा खून ना निकला, यही हाल हुआ है उनके इस बयान और उनके इस पुरजोश अंदाज में जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक फ़ोर्स बनाएंगे। क्योंकि ना सिर्फ जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर खान साहब, उन्होंने इसको रद्द कर दिया इस आइडिया को, बल्कि ख़ुद जो संजीदा हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने भी इस जो ऐलान किया गया था इसे रद्द करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर को तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से। क्योंकि पार्टी ने वाज़ेह कर दिया कि किसी किस्म का भी जो पुरतशद्दुद और अस्करियत पसंदी का रास्ता है वो इख्तियार नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर जो 9 मई और 26 नवंबर के बाद से इस पर बहुत हद तक जैसे कि तनकीद भी उतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो ये अब कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी इक़दाम ना उठाया जाए और कोई मोहतात हिकमत अमली बनाई जाए। क्योंकि पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने इस ख्याल को, ये जो फ़ोर्स बनाने का ख्याल है, इसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए ये ख़बरदार किया था कि ऐसी किसी फ़ोर्स की तश्कील अस्करियत पसंदी के ज़ुमरे में आ सकती है। अब सवाल ये है कि फिर आखिर क़यादत कौन करेगा। पीटीआई के जो बानी हैं उनकी रिहाई के हवाले से जो भी अगर एहतजाज होता है या कोई हिकमत अमली होती है उसकी क़यादत कौन करने जा रहा है। अब अंदरूनी दबाव भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बैरूनी दबाव भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके लिए वो अपने बानी की रिहाई का ही है, जिसका इजहार ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा इसी पर गुफ्तगू करें, बात करें कि अब ऑप्शंस क्या क्या रह गई हैं पीटीआई के पास, क्योंकि एक बड़ी जमात तो बहरहाल वो है पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात और पार्लियामेंट में भी उसकी नुमाइंदगी है। तो इसी पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब वो आए थे बड़े उन्होंने जारहाना बयानात दिए थे और ऐसा लग रहा था कि जो काम उस वक्त के वज़ीर आला अली अमन गंडापुर साहब नहीं कर सके शायद वो सुहेल आफरीदी साहब करें, लेकिन अब काफ़ी ठंडे पड़ते जा रहे हैं उनके बयानात भी। ये जो फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया था, अब ये खबर आ रही है कि जी ये फोर्स नहीं बनाई जाएगी। सर, अब क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एहतजाज के अगर कॉल देते भी हैं,
पहले उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद करेंगे एहतजाज। अब जब मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है, शिद्दत गर्मी की ज़्यादा होगी, लोगों को बाहर निकालना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में, एक्सट्रीम ठंड में, एक्सट्रीम गर्मी में और मतलब उसमें भी सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, हर जगह पे सड़कों पे गए हैं, तो कहीं किसी जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी प्रॉब्लम मौसम की वजह से या गर्मी सर्दी की वजह से नहीं हुआ। वो एक जगह है। अब बात आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई धड़े हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनके अंदर धड़े होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें हम सारे एक ही मुल्क के लिए वो करते हैं, लेकिन हम लोगों के धड़े मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी मुख्तलिफ आइडियोलॉजिकल अप्रोच है। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, लेकिन उन सब का एक ही मौक़िफ़ होता है कि हाउ टू रन दिस कंट्री फॉर अ बेटरमेंट। अब उसमें सिंसियरिटी कि आपका जो वो है कि आपके ज़्यादा पर्सनल वो वेंचर्स होते हैं, आप अपने लिए बाहर मुल्कों में जायदादें बनाते हैं, या आप इस मुल्क में आप बेहतर काम करना चाहते हैं और कोई जायदादें ना हो, सारे स्ट्रिक्स हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल सेनेटर साहब कथा कलामी होगी, ये धड़े सर क्या बानी पीटीआई जब अभी कैद नहीं हुए थे, क्या उस वक्त भी थे, उनकी मौजूदगी में भी थे धड़े ये वाले? बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त भी थे। देखिए, ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी पावर में नहीं आई थी, तब भी उसमें दो मेजर धड़े थे। एक जहांगीर तरीन का था, एक सैफुल्लाह खान न्याजी का था। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आ गई थी, तब भी दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते थे, या 3 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते थे, जिसमें दरमियान में कुछ ना कुछ होता रहता था, जिसमें आपने देखा होगा कि इधर गया वो चीजें होती थी। उसके बाद लेकिन सर, ये धड़े जितने मर्जी हों जिनके आपने नाम लिए हैं मोहम्मद साहब, उस वक्त चलती सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की थी, चाहे जो मर्जी राय कायम की जाए जहांगीर तरीन के साथ से। आज कोई ऐसी क़यादत नहीं है। आज चेयरमैन गौहर खान को कोई सुनता ही नहीं है सर। देखिए, चलती आज भी इमरान खान की है, सिक्का आज भी उन्हीं का ही है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट ने जेन्युइन बंदे को कभी अपनी पार्टी के साथ बात नहीं करने देंगे, जिससे इब्हाम क्रिएट होगा। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आती है, देखिए, जब आप कहते हैं कि इमरान खान को जेल से निकालना है, तो मेरी नज़र में सिवाय लीगल मैटर्स के अलावा जेल से और कोई तरीका मेरे दिमाग में समझ नहीं आती। सर, अगर लीगल तरीके से ही उनको निकाला जा सकता है, तो फिर 26 नवंबर क्यों हुआ? उसके बाद जिस वक्त में कॉल दी गई एहतजाज की, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, वो सब क्यों किया गया? एक मिनट सर, ये एक मिनट सबर कर ले, एक मिनट सबर। 26 नवंबर में कोई इलीगल काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। लीगल और इलीगल की बात कर रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप जानते हैं लीगलिटीज को भी। लेकिन जहां दफा 144 नाफिज हो और वफाकी दारुल-हुकूमत है आपका, वहां पर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करना और खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी को इस्तेमाल करना, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करना, ये इलीगल नहीं है सर। इस तरह ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फर्ज करे मैं इस वक्त गवर्नमेंट में हूं और मैं पावर में हूं, और मैं 5-6 लोगों को, मतलब 10-50-100 बंदों को कर देता हूं। अब उनमें से 4-5 के जो है वो तो मिनिस्टरों ने खुद गवाही दे दी कि इन लोगों के हम लोगों ने जनाजे अटेंड किए, क्योंकि उनके इलाके के थे, तो उन्होंने कर दिया। शायद खाकान अब्बासी ने कह दिया, आमिर मकाम ने कह दिया, 1-2 और ने कह दिया, तो वो तो एक जगह पे। अब उसके बाद मेरे पास, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं जाके बाकी लोगों के पास जाके कहता हूँ कि अगर ये होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप लोग इस बात को खामोश रख लो। अच्छा। क्योंकि वो आधी रात में अंधेरे में हुआ था। बहुत सारी चीजें हमें जब रिपोर्टें आती हैं तो हम उसके बाद उस पर एक्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब लोग जो खुद कहते हैं कि जी हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, वो है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर 100 बंदों की बजाय सिर्फ 4 बंदों की हुई थी, या 12 बंदों की जो कंफर्म डेथ थी, या 14 बंदों की जो कंफर्म डेथ थी, अगर वो कर दे तो आप कह के नहीं, ये तो सिर्फ 14 बंदे। बड़ी माजरत के साथ सर, मैं अगर ये बात कोई आम पाकिस्तानी कर रहा होता, या मैं अगर कर रहा होता, तो ये बात तस्लीम करने के काबिल होती है। लेकिन सर, एक दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान की जो कि गवर्नमेंट में रह चुकी है, उस जमात का एक सीनियर ओहदेदार मुझे ये बात कर रहा है कि अगर उनको रोका गया, मना किया गया, तो आप लोग सामने मंजर आम पर वो बातें नहीं लेकर आए, उन खानदानों को सामने नहीं लेकर आए। सर, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा और मौसर इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आई है और कर रही है। आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, आप उन लोगों को सामने लेकर आते। सर, इस तरह है, सोशल मीडिया में तो बहुत चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो
एविडेंस चाहिए होता है। और अगर फर्ज करें मैं मेरे बेटे का या मेरे घर में किसी का हुआ है और मैं ही किसी खौफ या किसी डर या किसी की वजह से मैं उसको आगे लेकर नहीं आता, तो आप या कोई और उसको कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं एविडेंस की बेस पे जाती है, और एविडेंस इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में फोर्स के लिहाज से उसको कवर किया जा सकता है। आप उनको कहीं कॉम्पनसेट कर देते कि यार मैं तुम्हारा ये हो गया, चलो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वरना ये तुम्हें कर दूंगा वो कर दूंगा। देखिए हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की वो होती है, लेकिन उसको भी आप आगे छोड़ दे। इस वक्त मेरी नजर में जो आप बात कर रहे हैं, मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई सिवाय लीगल मैटर्स के और हो नहीं सकती। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। सर आपकी बात बहुत अच्छी है मोहम्मद साहब, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं आपके मौके को। अब सोच जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट ने इस किस्म की जुडिशरी बनानी शुरू कर दी है कि जिसको आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं कहते हो, क्यों? जब आप फैसला कोई सही करोगे और गवर्नमेंट के खिलाफ करोगे तो गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर कर देगी, गवर्नमेंट आपको ऐसी जगह भेज देगी जहां आप नहीं जा सकोगे, तो इसका मतलब है आप जुडिशरी से फारग हो जाओगे, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा यह है गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी जूनियर जज को उठा के उसको बना दे, जिस तरीके से इस दफा हुआ है। जब इस किस्म की चीज हो, जब आपका जो सेनेटर साहब, सर जब गवर्नमेंट ऐसी लेजिस्लेशन कर रही थी, आईनी तरमीम कर रही थी, सर आपका पॉइंट, आपकी बात है ना, इसी से सवाल है, मैटर है, इसी से सवाल है। एक मिनट है ना, अच्छा बोले, सवाल को सब्र करें, पहले जरा होल्ड ऑन करें, मैं पहले जाऊं। जब आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओपनली कहता है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस हमें बता रहे हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो इसका मतलब ये वो कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पुराने वाली चीजें नहीं हो सकती। पॉइंट आपका आ गया सेनेटर साहब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लेजिस्लेशन हो रही थी, जब तरमीम हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो आप बजाय इसके कि उसका मुकाबला करते अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, आप लोग ऐसे मौकों पे वॉकआउट कर जाते हैं। तो जिन्होंने आपको वोट देके भेजा है ऐवानों के अंदर, वो फिर ये पूछते हैं, वो सवाल करते हैं कि आप लोग क्या इसलिए वोट लेकर ऐवानों में पहुंचे थे? जी थोड़ा सा सर इससा है सर, पार्लियामेंट को आप पहले समझ लें कि क्या है। पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस हुई नहीं है, बहस पे होने की इजाजत नहीं दी गई। वहां पे सिंपल ये था कि आपके पास जो मैंडेट चोर लोग हैं उन्होंने अपनी तादाद ज्यादा रखी हुई है। अब अगर मैं फर्ज करो मैं 50 वोट मेरे कम है उनसे, मैं वहां पे जो भी कर लूंगा उनका वो बिल पास होगा, वो बिल रुक नहीं सकता। आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसमें उन लोगों ने 4 ऐसे लोगों को जो JUI और PTI वाले थे उनको उन्होंने, चाहे वो उनको पैसे दिए हो चाहे उनको कोई डराया हो, उन लोगों ने वोट दिए थे। और उसके ऊपर आपने ओपनली देखा है कि चेयरमैन ऑफ द सेनेट ओपनली कह रहा है कि फरोग दे रहा है फ्लोर क्रॉसिंग को बाय टेलिंग एक सेनेटर को जिसने कहा मैं इस्तीफा देता हूं, उनको कहते हैं नहीं कोई बात नहीं हम आपको दोबारा ले आएंगे। जब इस किस्म की चीजें हो रही है, मुझे एक बात बताएं, उस पार्लियामेंट का क्या फायदा है जहां पे ओपनली आप लोग फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर लें, ओपनली आप सर यही एतराफ तो साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि जब मैंने बिल पास करवाना होता था तो मुझे कहना पड़ता था, लोगों को लाना पड़ता था, तो ओपनली तो उस वक्त भी काम होता था। फिर आप कहें कि उस वक्त भी गलत हो रहा था। फिर ये सर अगर आप दोबारा, मैं बिल्कुल वो सही कहते थे, उसकी 2 वजूहत थी, 2 किस्म के थे। 2018 के इलेक्शन में जो जब RTS बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 18 से 20 सीटें कम कर दी गई थी क्योंकि हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं देना चाहते थे, तो उसमें MQM और बाप पार्टी को लाया गया। अब MQM बाप पार्टी PTI की तो थी नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती थी, तो जो जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज साहब थे वो उनको कंट्रोल करते थे। तो जब हम कहते थे कि यार ये फैटफ का बिल हमने पास कराना है, इसके लिए हमें PTI वाले तो सारे उधर ही हैं, तो उन लोगों को लेकर आए, उन लोगों के अपने कोई मसले होते थे, तो वो उनको मैनेज करने के लिए हमें जनरल बाजवा को कहना पड़ता था कि यार ये आप लोगों के लोग हैं, इनको आपने बनवाया है। ये बाप पार्टी क्या थी? बाप पार्टी एक दिन पहले PMLN से चेंज होकर बाप पार्टी बन गई थी। तो सर अगर उस वक्त ये सब कुछ जायज था तो फिर आपके बकौल जो आज अगर यही हो रहा है तो फिर आज भी ये जायज ही है ना फिर सेनेटर साहब?
नहीं सर जी, जायज, देखिए मेरी बात सुने, वो बाप पार्टी बनी थी, उसमें हमारे उसके बाद नहीं थे। नंबर 2, उसमें कोई किसी का मैंडेट नहीं चुराया गया था, किसी के रिजर्व सीट्स नहीं चुराई गई थी। हमारी रिजर्व सीट हमें वापस मिल जाए, जो हमारा मैंडेट बनता है हमारा। अगर फर्ज करें, अगर आप हमसे हमारे बल्ले का निशान छीन भी लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आप लोग मान रहे हो, तो फिर किस सर मेरे पास सेनेटर साहब वक्त बिल्कुल कम है। मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा सर, आप जो बात कर रहे हैं सेनेटी की बात कर रहे हैं कि लीगल तरीके से सारे मामले को देखा जाए और जो केसेस हैं उनको फेस किया जाए, बानी पीटीआई के ऊपर जो केसेस हैं, लेकिन आपकी ही जमात में कुछ ऐसे हल्के भी हैं जो कहते हैं नहीं, बाहर निकलो, जलाओ घिराव करो या एहतजाज करो। सर अब ये बताएं कि फाइनल जो है वो क्या? एक मिनट है, गलत बयानी मत करें, आप गलत बयानी ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी, चाहे वो जितने भी वो आप क्या कह सकते हैं उसे, एग्रेसिव उसका वो ग्रुप क्यों ना हो, उन्होंने कभी जलाओ घिराओ का कभी जिक्र नहीं किया। अच्छा। अगर वो कहते हैं एहतजाज करो, एहतजाज करना एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी शहरी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। हाँ, आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर दो, आप मेरे सामने आके एहतजाज करो और मैं कहूं कि आप 4 बंदे आए और जलाओ घेराव करने लगे हो, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप करोगे। उस प्रिजम्पशन की बेसिस पे मैं आपको हवालात में बंद कर दूं, आपको जेल में बंद कर दूं, आपके ऊपर ये क्या कह सकते हो उसे, ये एंटी टेररिस्ट एक्ट लाना शुरू कर दूं। सर ये गलत है। सर फिर 9 मई को क्या हुआ था? सर 9 मई को क्या होता था? जलाओ घेराव, अगर जलाओ घेराव आप लोगों की लाइन नहीं है। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, यूनाइटेड नेशन वाले आपको कहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, तो आप कहते हो कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों बेईमानी करते हैं, क्यों लोगों के साथ मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्या इनको ये बिल्कुल डर नहीं है कि ये कभी खुदा के सामने जाएंगे? ठीक हो गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने बड़ी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और क्या हिकमत अमली हो सकती है मुमकिन तौर पर, उस पर बात की। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त जो पूरे दुनिया के अमन को जो खतरा है, खासतौर पर जो ईरान पर हमला किया गया इसराइल और ईरान अमेरिका की जानिब से, उसके बाद की सूरत हाल कर पाकिस्तान का अब तक क्या किरदार क्या है, क्या आगे मजीद पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है,